महंगाई के एक और बड़े झटके के लिए रहे तैयार। देश में फिर बढ़ सकते हैं सीएनजी और पीएनजी के दाम। जी हां, देश में महंगाई अभी उच्च स्तर पर है और इसे काबू करने की तमाम कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है कि आने वाले दिनों में सीएनजी और पीएनजी यानी कि सीएनजी के साथ साथ रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। यानी कि सीएनजी के साथ साथ रसोई गैस की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। अनुमान जताया गया है सीएनजी 8 से 12 रुपए तक महंगी हो सकती है। इसके अलावा पीएनजी यानी कि पाइपलाइन वाले रसोई गैस की कीमतों में 6 रुपए प्रति यूनिट की तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है पाइपलाइन वाले रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद जो रसोई गैस का सिलेंडर आता है उसमें भी वृद्धि देखने को मिले। हालांकि सिलेंडर के दामों के बढ़ने को लेकर फिलहाल अभी कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं है। दोस्तों, असल में बात यह है कि नेचुरल गैस के दामों में वृद्धि की गई है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, नेचुरल गैस का इस्तेमाल बिजली, उर्वरक, साथ ही में पावर ऑटोमोबाइल उत्पन्न करने के लिए होता है। इसके अलावा खाना पकाने के लिए घरेलू रसोई में पीएनजी के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही गाड़ियों में उपयोग होने वाली सीएनजी भी इससे ही तैयार होती है। आसान सी भाषा में समझाने के लिए कहें तो नेचुरल गैस इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्रमुख कच्चा माल होता है और इसी नेचुरल गैस के जरिए रसोई गैस भी बनती है और सीएनजी भी बनती है। इसके अलावा भी नेचुरल गैस का इस्तेमाल और भी कई जगहों पे किया जाता है। तो इसी की वजह से जब नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हैं तो इसके जरिए बनने वाले दूसरे गैसों के दामों में भी वृद्धि हो जाती है। एक और बात यह है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दाम बढ़ने के साथ सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जब भी इनमें से किसी फ्यूल का दाम बढ़ता है तो रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के दाम बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। जाहिर बात है, सीएनजी या पेट्रोल डीजल के महंगा होने की वजह से गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। देखिए अगली खबर, दिल्ली एम्स में अब निःशुल्क बनेगा मरीजों का पर्चा, साथ ही 300 रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में होगा। जी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स में इलाज करवाने वाले लोगों के लिए काम की खबर है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक देश भर के एम्स अस्पताल में आने वाले नवंबर के महीने से ओपीडी का पर्चा बनवाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। वहीं एक और जानकारी के मुताबिक अब देश भर के एम्स में किसी भी व्यक्ति का 300 रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री में होगा। जाहिर बात है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था द्वारा लिए गए इस फैसले से हजारों मरीजों का फायदा होगा। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इससे पहले ओपीडी का पर्चा बनवाने के लिए मरीजों को 10 रुपए का शुल्क देना होता था। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एम्स का ये नया नियम आने वाले 1 नवंबर से लागू हो जाएगा। देखें अगली खबर, फाइनली जसप्रीत बुमराह हुए वर्ल्ड कप से बाहर। बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने स्कैन रिपोर्ट देखने के बाद लिया ये फैसला। जल्द इनके रिप्लेसमेंट की घोषणा की जाएगी। जी हाँ, तमाम तरह की अटकलबाजियों के बीच फाइनली अब ये कंफर्म हो गया है कि भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ऑस्ट्रेलिया में इसी महीने शुरू हो रहे T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बीसीसीआई ने बीते सोमवार को प्रेस रिलीज जारी कर बुमराह को बाहर हो जाने की सूचना दी। बताया गया है, बोर्ड की मेडिकल टीम ने स्कैन रिपोर्ट आने के बाद जसप्रीत बुमराह के वर्ल्ड कप से बाहर होने की पुष्टि की है। बताया गया है, ये फैसला चोट का मूल्यांकन करने और विशेषज्ञों की राय लेने के बाद किया गया है। साथ ही ये जानकारी आई है जिसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड कप के लिए बुमराह के रिप्लेसमेंट की घोषणा जल्दी की जाएगी। यानी कि जसप्रीत बुमराह की जगह कौन सा खिलाड़ी आएगा इसका जल्दी ऐलान किया जाएगा। बताया गया है, जसप्रीत बुमराह पीठ में स्ट्रेस फ्रैक्चर से जूझ रहे हैं। माना जा रहा है उनको फिट होने में 4 से 6 महीने का समय लग सकता है। देखिए अगली खबर, सट्टेबाजी के विज्ञापन न चलाएं टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म। सरकार ने जारी की है नई एडवाइजरी। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी दी है सलाह। जी हां, केंद्र यानी कि भारत सरकार ने न्यूज वेबसाइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म और प्राइवेट सैटेलाइट चैनलों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट ने इस एडवाइजरी में कहा है कि वो बैटिंग वेबसाइट या ऐप के विज्ञापन अपने प्लेटफॉर्म पे न चलाएं। बताया गया है, एडवाइजरी नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड नियम 2021 के अनुसार मंत्रालय ने कहा है कि सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन एक गैर कानूनी गतिविधि है जिसे डिजिटल मीडिया पे नहीं दिखाया जा सकता। एडवाइजरी में कहा गया है कि मंत्रालय ने देखा है कि सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्मों का प्रमोशनल कंटेंट और विज्ञापन अभी भी कुछ न्यूज प्लेटफॉर्मों और ओटीटी प्लेटफॉर्मों पे दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से ये नई एडवाइजरी जारी की गई है। दोस्तों, आपने भी अपने फोन या टीवी पर इस तरह के बैटिंग वाले ऐप या वेबसाइट का प्रचार देखा होगा। आपने अक्सर इनके विज्ञापनों में देखा होगा कि इन प्लेटफॉर्मों के जरिए बैटिंग यानी कि जुए का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा पैसा कमाने का लालच दिया जाता है और कहा जाता है कि आप इसके जरिए बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। हालांकि दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म पे जाकर चाहे वो ऐप हो या वेबसाइट, ज्यादातर लोग अपना पैसा ही गवाते हैं। तो फाइनली सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको बैटिंग प्लेटफॉर्मों का विज्ञापन आपको कहीं पर भी देखने को ना मिले। जाहिर बात है, ये पूरे देश के लिए काफी अच्छी बात होगी। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सरकार ने जो फैसला लिया है कि जो भी ये सट्टेबाजी वाले ऐप या वेबसाइट्स हैं, इनका प्रचार कहीं पर भी न दिखाया जाए। तो आपकी पर्सनल राय के हिसाब से सरकार का ये फैसला सही है या नहीं, इस पर आपका क्या मानना है? वीडियो को पूरा देखने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलता है।
देखें अगली खबर। बिहार में करप्शन से नाराज व्यक्ति ने अयोध्या में काटा अपना हाथ, बोला मोदी जी ने कुछ भी नहीं किया। जी हाँ, हाल ही में बीते सोमवार को अयोध्या के सरयू तट पर एक साधु वेशधारी ने अपने दाहिने हाथ का पंजा काटकर अलग कर दिया। पहले लोगों को लगा कि ये तंत्र सिद्धि के चलते किया गया है। हालांकि बाद में विमल मंडल नाम के इस व्यक्ति ने बताया कि उसने बिहार सरकार में व्यापक भ्रष्टाचार से नाराज होकर ये कदम उठाया है। बताया गया है हाथ काटने वाला ये विमल मंडल बिहार के अररिया का रहने वाला है। हाथ काटने के बाद लोगों की सूचना पर एम्बुलेंस से उसे अस्पताल भिजवाया गया। जानकारी के मुताबिक घायल हालात में ही उसने बताया कि 1 महीना 5 दिन पहले उसने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित शिकायती पत्र लिखा था। इस पर कार्रवाई न होने से नाराज होकर उसने अयोध्या में पीएम का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह का काम कर डाला है। मीडिया से बातचीत करते हुए उसने कहा है कि हमारे यहाँ 1300 महादलित हैं। साथ ही उसने कहा कि कागजात में तो सबको पक्का घर मिल गया है, लेकिन असलियत में 95% लोग झोपड़ी में ही रह रहे हैं। देखिए अगली खबर। मां के पंडाल में जिंदा जले 5 लोग। जहां यह हादसा हुआ वहां का गेट गुफा के जैसा था। अंदर पॉलिथीन का इस्तेमाल करके सजावट की गई थी। आग भड़की तो लोग भाग भी न सके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के भदोही में बीते रविवार शाम 8 बजे एक दुर्गा पंडाल में आग लग गई। अभी तक की जानकारी के मुताबिक हादसे में 5 लोगों के जिंदा जलने की खबर है। इनमें 3 बच्चे और 2 महिलाएं हैं। आपको बता दें, यह हादसा उस समय हुआ जब भगवान शंकर और मां काली की लीला का मंचन चल रहा था। मंच के सामने 200 से ज्यादा लोग बैठे हुए थे। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। तभी मंच के दाईं तरफ अचानक ही आग भड़क गई। अब शुरुआती जांच से ही पता चल गया है कि आखिर आग कैसे लगी थी। बताया गया है गुफानुमा बनाए गए पंडाल को फाइबर पॉलिथीन से सजाया गया था और यहाँ पे रोशनी के लिए हेलोजन लाइट लगाई गई थी। तो इसी लाइट की वजह से गर्म होकर पॉलिथीन में आग लग गई। वहीं अंदर लगे पंखों की वजह से महज 20 सेकंड में आग पूरे पंडाल में फैल गई। बाहर निकलने के लिए सिर्फ पतली सी टेढ़ी मेढ़ी गैलरी थी। भगदड़ मची तो किसी को रास्ता नहीं मिला और इसी की वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक जिस समय ये हादसा हुआ तो हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए वाराणसी और प्रयागराज ले जाया गया। हादसे के 3 घंटे के बाद रविवार रात 11 बजे इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद आज सोमवार को सुबह 9 बजे फिर बुरी खबर आई, जिसमें बताया गया कि 2 बच्चों की और मौत हो गई है। इस तरह से इस हादसे में अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं एक और चिंता वाली बात यह है कि 47 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। जाहिर बात है, इसी की वजह से मौतों का आंकड़ा बढ़ सकता है। आज 4 अक्टूबर 2022 को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 4 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, साथ ही बिहार में, झारखंड में, इसके अलावा केरल में भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इन राज्यों के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा भी पूर्व उत्तर भारत में, आंतरिक उड़ीसा में, झारखंड में, कोंकण में, गोवा में और छत्तीसगढ़ के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा भी तटीय आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, साथ ही उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में, इसके अलावा लक्षद्वीप और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की संभावना है। देखें अगली खबर। मुलायम सिंह यादव की तबीयत में सुधार नहीं, किडनी देने पहुंचा बीएचयू का छात्र। जी हां, समाजवादी पार्टी यानी कि सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई। इससे जुड़ी कुछ जानकारी हमने आपको अपने पिछले मुख्य समाचार में दी थी। आपको बता दें, खराब सेहत के चलते गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव कई दिनों से भर्ती हैं, जहां डॉक्टर लगातार मुलायम सिंह यादव की सेहत पर नजर रख रहे हैं। हालांकि अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अभी हाल ही में बीते सोमवार को अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव ने अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव का हाल चाल जाना। साथ ही जानकारी के मुताबिक परिवार के अन्य सदस्य भी अस्पताल में मौजूद हैं। साथ ही आपको बता दें, मेदांता अस्पताल ने बयान जारी करके बताया है कि मुलायम सिंह यादव वर्तमान में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती हैं और उनका इलाज विशेषज्ञों का एक व्यापक टीम द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही मुलायम सिंह यादव की तबीयत खराब होने की सूचना उनके चाहने वालों को लगी तो उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का छात्र आशुतोष सिंह तो अपनी किडनी मुलायम सिंह को देने को तैयार है। इसके लिए वो गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल भी पहुंच गया है। देखें अगली खबर। चुनाव आयोग ने पंकज त्रिपाठी को बनाया नेशनल आइकन। इंस्पेक्टर ने कहा कि जिम्मेदारी को निभाने की करूंगा पूरी कोशिश। जी हां, पंकज त्रिपाठी के फैंस के लिए खुशखबरी है। जानकारी के मुताबिक युवाओं के बीच एक्टर के फेम को देखते हुए इलेक्शन कमीशन ने उन्हें नेशनल आइकन चुना है। इस बात का ऐलान 3 अक्टूबर को मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार ने मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के मौके पर इस बात का ऐलान किया। इस अनाउंसमेंट के बाद पंकज त्रिपाठी ने भी खुशी जताई और चुनाव आयोग को धन्यवाद कहा। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते हैं कि नेशनल आइकन क्या होता है और आखिर इन्हें क्यों बनाया जाता है, तो आपको बता दें, लोगों को वोटिंग के प्रति जागरूक करने और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा देने के लिए देश की फेमस पर्सनैलिटी को नेशनल आइकन बनाया जाता है। तो इसी कड़ी में चुनाव आयोग का मानना है कि पंकज त्रिपाठी युवाओं के बीच बेहद ही पॉपुलर हैं, इसलिए वो लोगों को वोटिंग राइट्स के प्रति जागरूक करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले भी एक्टर को चुनाव आयोग द्वारा बिहार का आइकन बनाया गया था। हालांकि अब उन्हें नेशनल आइकन बना दिया गया है, यानी कि अब पंकज त्रिपाठी वोटिंग के प्रति पूरे देश के लोगों को जागरूक करेंगे। देखें अगली खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर फिर गए दुबई के टूर पर। गुरुग्राम में
में ग्लोबल सिटी के लिए ढूंढ रहे हैं इन्वेस्टर। 1070 एकड़ में बसेंगे सिंगापुर जैसे शहर। जी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर एक बार फिर दुबई के टूर पे निकल गए हैं। जानकारी के मुताबिक इस बार वो इन्वेस्टर्स की तलाश में गए हैं। जानकारी के मुताबिक हरियाणा की सरकार ने गुरुग्राम में 1070 एकड़ की ग्लोबल सिटी को बसाने का प्रोजेक्ट बनाया है, जिसके भीतर सिंगापुर की तर्ज पर 5 शहर बसाए जाएंगे। सीएम इन्हीं की दुबई में प्रमोशन करेंगे। बताया गया है मुख्यमंत्री खट्टर दुबई में 15 बड़ी बिल्डर कंपनियों के मालिकों से मिलेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री इन कंपनियों के डेलीगेट्स के साथ गोलमेज कॉन्फ्रेंस पे चर्चा करेंगे, जिसमें वो प्रोजेक्ट का ब्यौरा कंपनी को देंगे ताकि ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट कर सकें। साथ ही बताया गया इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 50,000 करोड़ का निवेश होगा। देखें अगली खबर। भारत को मिला स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर, हर 1 मिनट में दाग सकता है 750 गोलियां। इसे नाम दिया गया है प्रचंड। जी हां, भारत ने 22 साल पहले जो सपना देखा था अब वो पूरा हो गया है। जानकारी के मुताबिक इतने सालों की मेहनत के बाद एयरफोर्स को बीते सोमवार को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया। दोस्तों, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको पता होगा कि इस हेलीकॉप्टर की कई जानकारियां हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में दी थी। इस हेलीकॉप्टर की एक बड़ी खासियत ये बताई जा रही है कि यह हर 1 मिनट में 750 गोलियां दाग सकता है। बताया गया है इसी तरह की खासियतों की वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे प्रचंड नाम दिया है। नवरात्रि में अष्टमी के दिन यानी कि बीते सोमवार को इस प्रचंड हेलीकॉप्टर को एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया गया। राजनाथ सिंह ने भी इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी। उन्होंने कहा कि प्रचंड को वायुसेना में शामिल करने के लिए नवरात्रि से अच्छा समय और राजस्थान की धरती से अच्छी जगह नहीं हो सकती है। साथ ही कहा ये भारत का विजय रथ है। तो दोस्तों, इस हेलीकॉप्टर की वजह से अपने देश की सेना और ज्यादा मजबूत हो गई है। देखें अगली खबर। 72 घंटे के बाद 7 फीट के गड्ढे से निकले बाबा, बोले माँ दुर्गा से हुआ साक्षात्कार। जी हां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बाबा पुरुषोत्तमानंद महाराज 3 दिन की भूमि समाधि से सोमवार को बाहर आ गए। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके भक्त और स्थानीय लोगों का जमवाड़ा लगा रहा। आपको बता दें ये बाबा अभी हाल ही में बीते शुक्रवार को सुबह 10 बजे समाधि में गए थे और बीते सोमवार को सुबह 11:10 पर यानी कि तय समय के मुताबिक उनकी समाधि के ऊपर रखे लकड़ी के तख्ते को हटाया गया, फिर उन्हें बाहर निकाला गया। इसके बाद समाधि स्थल पे उनका अभिषेक किया गया और आरती उतारी गई। समाधि से बाहर आने के बाद बाबा पुरुषोत्तमानंद ने आज तक से बातचीत में कहा कि मैंने युवाओं को नशा करते देखा तो तय किया कि उनकी इस लत को दूर करने के लिए संकल्प और समाज कल्याण के लिए समाधि लूंगा। साथ ही बाबा ने बताया कि 3 दिन तक जमीन के अंदर रहने के बावजूद उन्हें किसी तरह की कोई कमजोरी महसूस नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि इन 3 दिनों में उनका माँ दुर्गा से साक्षात्कार हुआ। बाबा के मुताबिक इन 3 दिनों से सिर्फ उनका शरीर पृथ्वी पर था, जबकि आत्मा पूरी तरह से भगवान के पास थी। साथ ही बाबा ने कहा है कि वो अगली बार 84 घंटे की समाधि लेंगे। देखें अगली खबर। रिसर्च में किया गया एक बड़ा दावा कि गले लगने से तनाव कम होता है, महिलाओं पर इसका असर पुरुषों से ज्यादा है। जी हाँ, मुश्किल हालात में अगर कोई अपना गले लगाए तो तनाव कम महसूस होता है। रिसर्च बताती है कि ऐसा महिलाओं के संदर्भ में ज्यादा होता है। 76 लोगों पे की गई रिसर्च में सामने आया है कि जब किसी अपने को महिला गले लगाती है तब उस व्यक्ति में कोर्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन का कम उत्पादन होता है। हालांकि किसी पुरुष के गले लगाने से नहीं होता। आपको बता दें ये रिसर्च अमेरिका के एरिजोना यूनिवर्सिटी में की गई है। रिसर्च के मुताबिक कोर्टिसोल मेमोरी पे प्रभाव डाल सकता है, जो तनावपूर्ण काम को आगे और भी कठिन बना सकता है। बताया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा स्नेहपूर्वक तरीके से गले लगाने से ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन का उत्पादन होता है और यही वो हार्मोन है जो कोर्टिसोल के प्रभाव को कम करता है। यानी कि जब कोई बहुत ज्यादा परेशान होता है या उसे कोई बड़ा दुख होता है तो कोर्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन शरीर के अंदर ज्यादा उत्पन्न होता है। लेकिन जब कोई प्यार से गले लगाता है तो ऐसे में ऑक्सीटोसिन नाम के हार्मोन उत्पन्न होने लगते हैं। इसकी वजह से दिमाग को प्रभावित करने वाला जो हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका प्रभाव कम हो जाता है। देखिए अगली खबर। अमित शाह के दौरे के बीच जम्मू कश्मीर में की गई आईपीएस की हत्या, घर में पड़ा मिला डीजी जेल का शव, घटना के बाद नौकर है फरार। जी हां, जम्मू कश्मीर में अमित शाह के दौरे के बीच आईपीएस हेमंत लोहिया की हत्या हो गई है। डीजी जेल हेमंत का शव बीते सोमवार देर रात अपने ही घर में पड़ा हुआ मिला। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में पता चला है कि हेमंत की गला रेतकर हत्या की गई है। हत्या के बाद आरोपियों ने उनका शव जलाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना के बाद से उनका नौकर फरार है, इसीलिए पुलिस उस पर हत्या का शक जता रही है और नौकर की तलाश शुरू कर दी गई है। बताया गया है डीजी जेल हेमंत लोहिया जम्मू के बाहरी इलाके उदयवाड़ा में रहते थे। वो 1999 बैच के आईपीसी अधिकारी थे। अभी हाल ही में इसी अगस्त के महीने में उन्हें डीजी जेल के रूप में तैनात किया गया था। उनकी हत्या क्यों की गई है, अभी तक इसके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। देखिए अगली खबर। 100 साल में पहली बार महिलाएं करेंगी संघ का नेतृत्व। जी हां, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जल्द ही सह कार्यवाह और सह सरकार्यवाह की पद की जिम्मेदारी महिलाओं को मिल सकती है। जानकारी के मुताबिक संघ की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ पर यानी कि 2025 तक राष्ट्रीय सेविका समिति में शामिल महिलाओं को संघ में लाया जा सकता है। वैसे आपको बता दें संघ के 97 साल के इतिहास में कोई महिला इस पद पे नहीं रही है। सूत्रों का कहना है कि महिलाओं को प्रमुख पदों की नियुक्ति देने पर
संघ में सहमति बन चुकी है। इसी को देखते हुए पहली बार नागपुर में संघ के दशहरा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पर्वतारोही संतोष यादव को आमंत्रित किया गया है। संतोष यादव पहली महिला होंगी जो इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। देखिए अगली खबर। जेईई 2021 पेपर लीक के मामले में रूसी नागरिक को किया गया गिरफ्तार, दिल्ली एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। परीक्षा के दौरान इसने सॉफ्टवेयर को हैक किया था। जी हाँ, जेईई मेंस 2021 की परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने एक रूसी नागरिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने परीक्षा के दौरान सॉफ्टवेयर की कथित हैकिंग की थी। रूसी नागरिक को दिल्ली एयरपोर्ट पर तब पकड़ा गया जब वो कजाकिस्तान से भारत आ रहा था। बाद में उसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पकड़े गए रूसी नागरिक की पहचान मिखाइल शेरगिन के रूप में हुई है। वो जेईई मेंस परीक्षा 2021 घोटाले का मास्टरमाइंड है। एजेंसी ने बताया है कि मिखाइल ने परीक्षा के दौरान आईलियन सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ की थी। सॉफ्टवेयर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने डिजाइन किया था। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल परीक्षा के लिए किया गया था। आरोप है कि मिखाइल ने परीक्षा के दौरान संदिग्ध उम्मीदवारों को कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने में अन्य आरोपियों की मदद भी की थी। साथ ही मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक छात्र से 12 से 15 लाख रुपए लिए गए थे। करीब 20 छात्रों ने इस तरह का अपना पेपर किया था। मामला सामने आने के बाद इन छात्रों पे 3 साल का बैन लगा दिया गया था। इस घोटाले में सीबीआई ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिस समय ये जेईई का पेपर लीक हुआ था। हालांकि अब इसका मास्टरमाइंड पकड़ा गया है। देखिए अगली खबर। राजघाट नहीं पहुंचने पे केजरीवाल से खफा हुए एलजी, 5 पेज का लेटर लिखकर जताई नाराजगी। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा कि पीएम के निर्देश पर ये लिखा गया है। जी हाँ, दिल्ली के उपराज्यपाल यानी कि एलजीवी के सक्सेना और सीएम अरविंद केजरीवाल के बीच टकराव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला बीते 2 अक्टूबर का है, जब सीएम केजरीवाल और उनका कोई भी मंत्री गांधी जयंती के मौके पर राष्ट्रपति की अगुवाई के लिए राजघाट और विजय घाट पे मौजूद नहीं था। इसी की वजह से एलजी ने इसे प्रोटोकॉल के विरुद्ध बताते हुए सीएम केजरीवाल को 5 पेज का लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने 10 पॉइंट में अपनी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि एलजी सक्सेना के लेटर पर रिप्लाई करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने लिखा है कि पिछले कई सालों से सीएम केजरीवाल लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती पे होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। इस बार गुजरात में होने के कारण वो राजघाट नहीं पहुंच सके। साथ ही लिखा है कि उनकी रैली के सामने अहमदाबाद में प्रधानमंत्री की रैली हल्की पड़ गई थी। साथ ही आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाया कि एलजी सक्सेना ने ये लेटर प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पे लिखा है। देखें अगली खबर। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव का किया गया ऐलान। 3 नवंबर को होगी वोटिंग, 6 को आएंगे नतीजे, 14 अक्टूबर तक भरे जा सकेंगे फॉर्म। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने बीते सोमवार को 6 राज्यों की विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। 3 नवंबर को चुनाव होंगे, वहीं 6 अक्टूबर को इसके परिणाम आएंगे। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना, साथ ही में उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में विधानसभा सीटों पे ये उपचुनाव होने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप उपचुनाव के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, कोई नेता अगर किसी कारण की वजह से अपनी सीट को छोड़ देता है या उस नेता की मौत हो जाती है, तो जब इसी तरह की सीटों के लिए चुनाव करवाया जाता है तो इसे ही उपचुनाव कहते हैं। देखिए अगली खबर। अगस्त के महीने में 12.6% रही साबुन, तेल जैसी चीजों की महंगाई। इस साल अब तक 22% तक बढ़े हैं जरूरी किराना सामान के दाम। जी हाँ, सरकार और रिजर्व बैंक के प्रयासों के बावजूद आम लोगों को महंगाई से राहत नहीं मिल पा रही है। रिटेल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म बिजोम के मुताबिक रोजाना इस्तेमाल होने वाले किराना सामान के दाम 10 से 22% तक बढ़े हैं। आसान सी भाषा में समझने के लिए कहें तो इसका मतलब ये है कि साल 2021 में जो सामान आपको 100 रुपए में मिलता था, वो सामान अभी आपको 100 रुपए के बजाय 110 रुपए से लेकर 122 रुपए तक में मिलता है। बताया गया इसमें खाने वाले तेल, मसाले और चावल से लेकर बालों में लगाने वाले तेल तक शामिल हैं। हालांकि साबुन और वॉशिंग पाउडर जैसी कुछ गैर खाद्य वस्तुओं के दाम केवल 1 से 3% ही बढ़े हैं। दैनिक भास्कर की तरफ से एक इमेज शेयर की गई है, जो कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें बताया गया है बीते जनवरी के महीने से अब तक कौन कौन सी चीजों के दामों पर कितने फीसदी की महंगाई दर्ज हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चावल 10% से ज्यादा महंगा हुआ है, वहीं आटा 19% से ज्यादा महंगा हुआ है, वहीं मिर्ची पाउडर 14% से ज्यादा महंगा हुआ है, जीरा 17% से ज्यादा महंगा हुआ है। ऐसे ही बालों में लगाने वाला तेल 11% से ज्यादा महंगा हुआ है। ऐसे ही बाकी और चीजें आप देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसी खबर के साथ एक और जानकारी आई है कि अक्टूबर के इस महीने से दिसंबर तक कई सामानों के दाम सस्ते हो सकते हैं, यानी कि आम जनता को महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल सकती है। देखिए अगली खबर। बीते रोज एक बार फिर से मिले 2900 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। इसी दौरान फिर गई 8 लोगों की जान कोरोना के कारण। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 2900 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 36,126 हो गई है। बाकी जैसा कि हमने आपको बताया, 8 लोगों की जान फिर गई है कोरोना के कारण एक दिन में देश भर में। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 4300 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।